हेलो, माई सेल्फ मनोहर एंड वेलकम टू BMS। पिछली वाली जो वीडियो थी या फिर पिछली जो क्लास थी उसमें कुछ जो पॉइंट्स थे आधे पॉइंट्स हो पाए थे ड्यू टू सम एरर्स। और बाकी जो है हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी कि हमारा जो विकास है उसके कितने स्टेज हैं, कितने स्तर हैं, ठीक है, फिर कितने चरण हैं। पहला प्रीनेटल पीरियड यानी कि कोई बच्चा जो कि जब अपने माँ के गर्भ में होता है या फिर कॉन्सेप्शन टाइम की हम बात करते हैं तो लगभग 240 दिन या फिर 9 महीने आप मान सकते हो, ठीक। लगभग हाँ कंफर्म 9 महीने या फिर 240 दिन या फिर मान लो 40 सप्ताह, ठीक। वो टाइम ऐसा होता है जब प्रीनेटल पीरियड का टाइम होता है। और दूसरी फिर स्टेज आती है इन्फेंसी की, 0 से 2 ईयर यानी कि 0 से 2 वर्ष की जो आयु होती है उसको हम इन्फेंसी टाइम कहते हैं, ठीक है, फिर इन्फेंसी पीरियड कहते हैं। उसके बाद चाइल्डहुड यानी कि जो बचपन होता है उसको हम 2 से 12 साल तक यानी 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक चाइल्डहुड को या बचपन को हम डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं। बच्चा 2 साल से लेकर 12 वर्ष की आयु तक रहेगा तो उसको हम बचपन में गिनेंगे या फिर बचपन में उसे हम देखेंगे, काउंट करेंगे। और अगर इतना बड़ा टाइम पीरियड है तो उसको फिर हम बच्चे का जो बचपन होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष की आयु, दूसरा है लेटर चाइल्डहुड यानी कि 7 से 12 वर्ष की आयु। जो बच्चे की अर्ली चाइल्ड हो गई यानी कि जैसे चाइल्डहुड के बारे में हम सीधी सी बात जानते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं जो बच्चे का जो विकास होता है वो चाइल्डहुड में रैपिडली होता है, फास्टर होता है एज कम्पेयर टू अदर एज या फिर अदर लेवल और स्टेज, ठीक। तो बचपन की अगर बात करें चाइल्डहुड की तो चाइल्डहुड में इसका जो डेवलपमेंट होगा वो विकास जो होगा वो काफ़ी तेज़ी से होगा। उसमें अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड होता है, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी कि अर्ली मतलब पहले का 2 से 6 साल वर्ष की आयु या फिर 2 से 6 वर्ष की जो आयु होगी उसको हम अर्ली चाइल्डहुड बोलेंगे। दूसरा है लेटर चाइल्डहुड 7 से 12 वर्ष की आयु। अर्ली चाइल्डहुड में लर्न लैंग्वेज यानी कि जो बच्चा होता है वो भाषा को काफ़ी अच्छे तरह से सीखता है और रैपिडली यानी कि तेज़ी के साथ सीखता है अपने अर्ली चाइल्डहुड में। इसको हम प्लेज या फिर जो प्री गैंग एज होती है मतलब बच्चे की खेलने की जो आयु है उसको बोल सकते हैं, या फिर इसको हम प्री प्री सॉरी इसको हम प्री स्कूल एज ही बोल सकते हैं। यानी कि बच्चा जो है स्कूल जाने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहा है तो प्री स्कूल भी बोल सकते हैं, प्री गैंग एज या फिर। और इसमें सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का विकास होता है वो लैंग्वेज का होता है, यानी कि उसकी भाषा की जो समझ होती है या फिर भाषा की जो अच्छी पकड़ होती है वो बेहतरीन तरीके से और काफ़ी तेज़ी से होती है। बच्चा बोलना, चीज़ों को हर एक एक लेटर को बोलना, फिर शब्दों को बोलना, धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीखना स्टार्ट कर देता है रैपिडली, ठीक। और अगर लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं तो वो बच्चा तब तक 7 से 12 वर्ष की आयु वाले बच्चे को गैंगेज में आ जाता है। गैंगेज मतलब उसके लिए जो पीयर्स हैं उसके या फिर उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ रहना, उनके साथ खेलना घूमना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अदर काम के मुकाबले, ठीक। यानी कि अगर बच्चे को खाना खाना है तो खाना खाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाएगा, उनके साथ हमेशा रहेगा एक गैंग की तरह, ठीक। तो इसलिए इसको गैंगेज इसे बोलते हैं। या फिर ऐसे स्कूल है यानी कि बच्चा स्कूल में जाना स्टार्ट कर चुका है, बच्चे का विद्यालय परिसर में एडमिशन हो चुका है, बच्चा स्कूल जाने के लिए परिपक्व तैयार है, इसलिए उसे हम स्कूल एज बोलेंगे। और साथ ही साथ हम ट्रबलसम एज बोलते हैं, यानी कि बच्चा छोटी छोटी बातों पे या फिर अगर कोई वो बात कहता है घर वालों से या फिर पड़ोसी से या किसी से भी, ठीक, और वो उसकी बातों से बच्चे की बातों से डिसअग्री या असहमत हो जाते हैं तो बच्चा उस बात से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड या इरिटेटेड फील करने लगता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है, ठीक। इसलिए इस एज को ट्रबलसम एज बोला जाता है। और फिर आपका फिफ्थ आता है अडोलसेंस यानी कि कैशोवस्था, किशोरावस्था, हाँ किशोरावस्था। 13 से 19 साल की एज या फिर 12 से आप 19 बोल लो, वो हमारी जो उम्र होती है वो अडोलसेंट की होती है, फिर अडोलसेंस एज होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था को आइडेंटिटी क्राइसिस बोला जाता है, यानी कि इस उम्र में जो बच्चा होता है वो पूरी तरह से खुद के बारे में जान नहीं पाता, उसकी जो आइडेंटिटी होती है आइडेंटिटी क्राइसिस बोला जाता है कि बच्चा खुद को समझता है, खुद को जानता है। दैट्स व्हाई एडोलसेंट को एरिक रिक्सन के द्वारा शायद आइडेंटिटी क्राइसिस बताया गया था। एरिक रिक्सन ने वो जो उनकी थियरी थी उसमें काफ़ी सारे अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग स्टेजेज या फिर लेवल बनाए हुए हैं और उन्होंने बताया कि किस उम्र में मतलब जो बच्चे की थिंकिंग होती है फिर क्या चल रहा होता है उसके बारे में उन्होंने डिफाइन किया है। तो जनरल तौर पे हम एडोलसेंस को समझ सकते हैं कि नहीं 13 से 19 साल की जो उम्र है ये किशोरावस्था की उम्र है और इस उम्र में आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, बच्चे का अपनी पहचान को बनाने में वो लगा रहता है, ठीक। ये एक जनरल तौर पे 4 या फिर 5 पॉइंट में हम डिवाइड करते हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विकास के चरण को। बाकी आप अदर जो भी ऑर्नेट्स हो गए या फिर अदर जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपना अलग अलग लेवल, आप खुद इसको
अगर आप चाहें तो 6 7 8 अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक जनरलाइजेशन है कि नहीं 5 पार्ट में या फिर 5 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हम चीज़ों को पढ़ते हैं, या फिर एक बच्चे का जन्म से लेकर उसके जब वो अपने माँ के पेट गर्भ में है तब से लेकर अडोलसेंट की किशोरावस्था तक पहुँचने तक ये 5 चरण होते हैं। ठीक, उसके उसके बाद हम समझते हैं कि नहीं जो बच्चा है वो अगर कोई बच्चा है तो उसको कौन कौन से फैक्टर होंगे जो कि उसके डेवलपमेंट में, उसके विकास में उसको प्रभावित करेंगे, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग हिज डेवलपमेंट। ठीक, फैक्टर्स की अगर बात करें तो फैक्टर्स आपके एक इंटरनली होंगे एक एक्सटर्नली होंगे। ठीक, पहले हम इंटरनली फैक्टर को देखते हैं जनरल तौर पे कि नहीं इंटरनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, यानी विकास को प्रभावित करने वाले वो कारक या फिर वो फैक्टर्स जो इंटरनली होते हैं। जैसे मान लो ठीक, इसमें पहला आ जाता है आपका हेरिडिटरी फैक्टर्स, हेरिडिटरी फैक्टर। सेकेंड वन है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर, इंटेलिजेंस, फिर सोशल फैक्टर और इमोशनल फैक्टर। ठीक, यानी ये वो लगभग सामान्यतः 5 वो फैक्टर हैं जो कि एक बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। पहला है हेरिडिटरी फैक्टर, यानी कि बच्चे का जो विकास होगा उसमें उसको जो हेरिडिट्स या फिर वो उसको जो जेनेटिक चीज़ें मिली हुई हैं, जो जेनेटिक्स उसके जीन से आई हैं, उसके फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से, वो उसके अंदर जो है वो प्रभावित करेंगे इंटरनली कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होगा, विकास कैसा होगा। उसका बायोलॉजिकल फैक्टर मानी कि वही फिजिकल एस्पेक्ट हो गया। आपका इंटेलिजेंस, जो बच्चे की इंटेलिजेंस है वो भी उसका जो इंटरनल फैक्टर है, इंटेलिजेंस है जो कि उसकी हेरिडिटी से ही आई है, वो चीज़ें बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करेंगी कि बच्चे का विकास कितना होता है। बात करते हैं फिर इमोशनल फैक्टर, यानी कि बच्चे का भावनात्मक पक्ष या फिर वो भावनात्मक जो कारक हैं वो कैसा है। ये सभी 5 फैक्टर डिसाइड करेंगे कि नहीं बच्चे का ग्रोथ कैसी होगी। ठीक, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि नहीं जो बच्चा है वो अदर जो भी फैक्टर्स हैं या फिर एक्सटर्नली उनको बोल सकते हैं कि वो कैसे बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। ठीक, उसके बाद वो एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि वो बाहरी कारक जो कि बच्चे का विकास जो होगा वो कैसे होगा, कहाँ तक हो सकता है, किस स्तर किस लेवल तक हो सकता है, वो डिसाइड करते हैं। पहला न्यूट्रिशन ऑफ मदर, यानी कि जो बच्चे की माँ है उसको पोषक तत्व कैसा मिलता है। यदि बच्चे की माँ को पोषक तत्व अच्छे से मिलता है, यानी पर्याप्त या फिर इनफ मिलता है, तो वो इनडायरेक्टली बच्चे का जो पोषक तत्व होगा, न्यूट्रिशन होगा, उसको भी पूरा कर देगा। यदि लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगा यानी कि पोषक तत्वों की कमी होगी, तो बच्चे में भी ये कमी नजर आएगी उसके विकास में। दूसरा एनवायरमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि जो मदर है, जो माँ है, उसका जो एम्ब्रियो होगा, उसका जो इन्वायरमेंट होगा, उसका वातावरण, वो भी डिसाइड करेगा कि बच्चे का विकास कैसा हो सकता है। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चा अगर सिंगल है या फिर डबल होता है या फिर जुड़वा होता है, तो जो न्यूट्रिशन मदर को दिया जाता है, जो भी पोषक तत्व प्रोवाइड कराए जाएंगे, उसका असर एक बच्चे पे होने के बजाय दोनों पे बच्चों पे होगा। यानी कि सिंगल बच्चे पे जो पोषक तत्व पूरा न्यूट्रिशन वो मिल रहा था, वही जो न्यूट्रिशन है दोनों बच्चों को मिलेगा, जिससे कि कुछ कमी आ सकती है कि दोनों बच्चों को भरपूर रूप से या पर्याप्त रूप से पोषक तत्व नहीं मिल सकेंगे या फिर न्यूट्रिशन जो उनकी होगी वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। फिर एक्सीडेंट, यानी कि अगर किसी कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर किसी कारणवश कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें जो बच्चा है उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। मदर के साथ साथ बच्चे के ऊपर भी एक्सीडेंट या किसी भी कारण से अगर उन्हें चोट लग जाती है तो उसका प्रभाव पड़ता है। कई बार मिसकैरेज वगैरह हो जाते हैं। तो ये सब वो फैक्टर्स थे जिससे कि किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट या विकास निर्धारित होता है कि बच्चे का विकास कैसा होगा, कहाँ तक इसका विकास हो सकता है। इसके साथ साथ अदर फैक्टर भी हैं, जैसे पीयर्स, बच्चे के जो दोस्त हो गए या फिर जो पड़ोसी हो गए, उनके साथ उसका रिलेशन कैसा है या फिर रिश्ता कैसा है, या फिर उनका जो नाइबर का जो माहौल हो गया, उसके स्कूल का जो माहौल हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, वो भी डिसाइड करेगा। साथ ही साथ उसके होम का, उसके घर का जो माहौल होगा, उसकी पेरेंटिंग कैसे होती है, उसके साथ बिहेवियर बच्चे के साथ कैसा किया जाता है, कैसा व्यवहार किया जाता है, घर में जो माहौल है वो ज़्यादा अग्रेसिव है या फिर ज़्यादा पीसफुली चीज़ों को हैंडल करते हैं, इससे बच्चे के विकास पे असर पड़ता है। बच्चे की जो जाति होगी,
या फिर कम्युनिटी या फिर हम रिलीजन की बात करते हैं कि बच्चा किस धर्म का है या फिर किस जाति का है, इसका भी बच्चे के ऊपर काफ़ी ठीक ठाक असर पड़ता है। इकोनॉमिक स्टेटस की बात कर लेते हैं, यानी कि बच्चे का आर्थिक स्तर क्या है। अगर बच्चे का आर्थिक स्तर बेहतर होगा तो उससे जाहिर सी बात है जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी पढ़ाई करने की या फिर उसके रहने की फैसिलिटी, उसके न्यूट्रिशन की फैसिलिटी, खाने पीने की फैसिलिटी वो बेहतर होगी। लेकिन अगर पढ़ाई का स्तर बच्चा किसी गरीब परिवार में जन्म लेता है तो उसमें दिक्कतें ये आ सकती हैं कि नहीं, बच्चे की हर एक ज़रूरतों को अच्छी तरह से पूरा करने में थोड़ी सी दिक्कतें या फिर ठीक ठाक रूप से बोल सकते हैं दिक्कतें आ सकती हैं, जिसका असर उसके विकास पे पड़ता है। और यहाँ तक कि बच्चे की जो नेशनैलिटी होती है या सिटीजनशिप बोल सकते हैं, बच्चे की नागरिकता या राष्ट्रीयता, वो भी डिसाइड करती है कि बच्चे का विकास कैसा होता है। यानी कि अगर कोई बच्चा इंडिया में पैदा होता है और दूसरा बच्चा यूएस में पैदा होता है तो उन दोनों के डेवलपमेंट में काफ़ी सारा डिफरेंस देखा जा सकता है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज, यानी कि हमारी भाषा का हमारे विकास के साथ क्या रिश्ता है या फिर क्या रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, यानी कि हमारा विकास जो है और हमारी लर्निंग, डेवलपमेंट और लर्निंग, उनके बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, लर्निंग का बेसिक सा मतलब है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने के साथ साथ हमारी लर्निंग बढ़ती है। यानी कि जब जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उसके साथ साथ हमारी लर्निंग बढ़ती जाती है। जब भी हम किसी क्वेश्चन को, बच्चा अगर कोई भी क्वेश्चन होगा और अपने एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे या फिर चाहे जो भी लॉजिकल थिंकिंग या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, चाहे जैसे भी, बच्चा जितना प्रैक्टिस करेगा उतना उसकी लर्निंग बेहतर होती जाती है। हमारी प्रैक्टिस का हमारी लर्निंग पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो जितना हमारा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा ही हमारी लर्निंग होती है और लर्निंग के साथ साथ वो डेवलपमेंट होता रहता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस जो हमारा हो गया वो हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, यानी कि प्रैक्टिस के साथ हमारा डेवलपमेंट होता है। मैचुरेशन एंड लर्निंग, मैचुरेशन और लर्निंग दोनों ही डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि एक तरह से मैचुरेशन और लर्निंग, मैचुरेशन या लर्निंग हो गई या फिर जो डेवलपमेंट हो गया, एक साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अलग अलग चलता है। मैचुरेशन मतलब हम बोल सकते हैं मैचुरेशन हमारी हेरेडिटरी के फैक्टर से आ सकते हैं जनरल तौर पे। तो हमारा जो वंशानुगत फैक्टर हो गया, वो वंशानुगत फैक्टर हमारी मैचुरेशन को लाएगा। तो जाहिर सी बात है हेरेडिटरी के फैक्टर हैं तो जो जीन्स होंगे वो कुछ लिमिट सेट करेंगे। हमारे जो जीन्स होंगे या फिर हमारे हेरेडिटरी फैक्टर्स वो कुछ लिमिट सेट करेंगे जिसके तहत हमारी मैचुरेशन आती है। और उसके साथ साथ जो हम प्रैक्टिस की, हमारी मैचुरेशन आने के साथ हम जितना प्रैक्टिस करते हैं उससे हमारी जो लर्निंग होती है, हमारे सीखने की जो लेवल होता है, स्तर होता है, वो बढ़ता है। और ठीक उसी के साथ साथ डेवलपमेंट आगे बढ़ता है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा मैचुरेशन और लर्निंग ही हमारे डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है, हमारा विकास करता है। ठीक, तो मैचुरेशन और जो लर्निंग है वही हमारा विकास को आगे बढ़ाता है। यानी कि हमारा जो लर्निंग हुई उससे हमारी डेवलपमेंट प्रभावित होती है। ठीक, हाँ, प्याजे ने इसके साथ शायद लगभग, हाँ, प्याजे ने इसके साथ कुछ उल्टा, इसके अपोजिट कहा था कि नहीं, हमारा जो पहले विकास होता है उसके बाद हमारी लर्निंग होती है। बट ऐसा नहीं है, मैचुरेशन या लर्निंग हो गई, मैचुरेशन लर्निंग ये डेवलपमेंट के साथ साथ चलते हैं ना, कि पहले डेवलपमेंट होगा या विकास होगा उसके बाद हम लर्निंग करेंगे। यदि हमारा विकास हो जाता है फिर लर्निंग की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर ही लर्निंग ऑलरेडी समाहित होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, वैसे ही, और जैसे था वो ग्रोथ जो था वो डेवलपमेंट के अंदर ही समाहित था, उसी हिसाब से हम बोल सकते हैं कि नहीं, डेवलपमेंट के अंदर ही हमारी लर्निंग समाहित होती है। ठीक, हमारा अगर विकास हो गया तो जाहिर सी बात है हमने सीखा तभी विकास किया। हमारे विकास के बाद हम नहीं सीख सकते, क्योंकि अगर हम प्याजे की तरफ से देखें तो प्याजे इस बात को अगर कहते हैं कि पहले डेवलपमेंट होगा फिर लर्निंग होगी, तो केवल ये फिर फिजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। और जहाँ पर हम फिजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम केवल ग्रोथ की बात करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, हमारे ग्रोथ के बाद लर्निंग, इस बात को हम एक आध बार बोल सकते हैं। बट हमारा जब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पहले हमारी लर्निंग और मैचुरेशन, यानी कि हमारी जो जीन्स हैं या फिर हेरेडिटरी फैक्टर्स, वो उनके साथ साथ हमारी लर्निंग होती है, जिसके साथ साथ हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। मतलब मैचुरेशन, लर्निंग और डेवलपमेंट एक साथ चलते हैं, ना कि कोई पहले हो गया या फिर कोई बाद में।
मैचुरेशन और लर्निंग साथ साथ चलते हैं, जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, उसको हम देखेंगे। ठीक है, थैंक्स।